Hello to everyone, Jai Hind, and I welcome you all on Abhipedia डिफेंस प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या कारण हो जाते हैं कि डिफेंस एग्जाम्स जैसे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, ये सारे जो डिफेंस एग्जाम्स हैं अल्टीमेटली हम क्लियर नहीं कर पाते हो, या बहुत बच्चे होते हैं जो क्लियर नहीं कर पाते। एफर्ट पूरा लग जाता है, 1 2 3 4 साल लग जाते हैं, लेकिन एग्जाम कोई भी क्वालिफाई नहीं हो पाता है ना। तो ऐसे आपको 2-4 केसेस नहीं मिलेंगे, ऐसे पता नहीं कितने केसेस मिल जाएंगे, कितने स्टूडेंट्स होंगे जो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। चाहते तो वो भी डिफेंस में पार्टिसिपेट करना था, मतलब उनको भी ऑफिसर ही बनना था। उन्होंने थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता था उन्होंने एफर्ट भी लगाया, चलो एक अटेम्प्ट में फेल हो गए है ना, मान लीजिए। दूसरे में तो सीरियसनेस आ ही जाती है ना कि हाँ चल यार, एक में तो पता लग गया कि लेवल क्या है, कितना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन दूसरे में तो सीरियसनेस आ जाती है। चलो सीरियसनेस दूसरे में भी नहीं है, अरे भैया तीसरे में तो बंदा ये सोच लेता है कि थर्ड अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, लेकिन फिर भी तीसरे में क्लियर नहीं कर पाता। राइट। सो मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको आप अपने दिमाग में या अपने स्टडी टेबल के सामने रख लोगे ना कि यार मैंने ये चीजें जो है क्या की हैं कि नहीं की हैं, और अगर मैं अगले के लिए अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मुझे ये चीजें पूरे दिमाग में रखनी पड़ेंगी, पूरी दिमाग में रखनी पड़ेगी, तभी जाके मेरा काम बनेगा। ठीक है, तो वो चीजें आप यहां से लिख लो ताकि आपको जो है कल को रिग्रेट फील ना हो, या कल को ये ना लगे कि यार मैं अगर वो चीज कर लेता तो शायद सही रहता। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। राइट। सो सबसे पहले तो ये है कि एक एग्जाम को क्वालिफाई, देखिए ये एग्जाम कौन से हैं, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं ये सब यूपीएससी के हैं एक्सेप्ट एफकैट। एफकैट को छोड़ के बाकी सब यूपीएससी के हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पहली चीज तो ये है कि एग्जाम है वो किसका एग्जाम है, वो यूपीएससी का एग्जाम है, चाहे एनडीए है, चाहे आपका सीडीएस है, चाहे आपका सीएपीएफ है। ठीक है, अब ये जो एग्जाम आपके सामने दिख रहे हैं ना, एफकैट का लेवल जो है, जिस बच्चे ने शिद्दत से तबीयत से पढ़ाई कर ली ना इनकी, तो वो एफकैट उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी, एफकैट को भी वो क्लियर कर लेगा। ठीक है, बट बच्चे ना बहुत सारे कैटेगरी के, इस कैटेगरी में बहुत बड़ा चंक है जो एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ में कभी क्वालिफाई कर नहीं पाया, और अगर क्वालिफाई कर भी लिया सीडीएस में या सीएपीएफ तो चलो थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, तो आगे एक आधी बार हुआ होगा, ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ा होगा, और साथ ही साथ कुछ कट ऑफ में 1-2 नंबर से वो क्वालिफाई किया होगा। राइट। तो क्या रीजन है, सबसे पहला देखो, बड़ी सिंपल सी चीज होती है, ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, और यूपीएससी किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स को फॉलो नहीं करता कि हाँ इस इंस्टीट्यूट के ये नोट्स है, उसको फॉलो करके सवाल बनाते हैं। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, साइकोलॉजी। यूपीएससी हमेशा वो रिसोर्सेज को फॉलो करता है जो रिसोर्सेज सबके पास अवेलेबल हो, जिसके पास पैसा है उसके पास भी हो, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी आराम से वो रिसोर्सेज को ले पाए। मैं आपको वो सही चीज बता रहा हूं, और वो रिसोर्सेज क्या है, वो रिसोर्सेज है एनसीईआरटीज, एनसीईआरटीज। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस प्लस कुछ रेफरेंस बुक्स, कुछ रेफरेंस बुक्स। अब आप बोलेंगे रेफरेंस बुक्स मतलब ये लक्ष्मीकांत की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल मैं लक्ष्मीकांत की बात कर रहा हूं। यूपीएससी लक्ष्मीकांत को फॉलो नहीं करता होगा, बट लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक हो जाती है पॉलिटी के लिए जो सबसे कंसाइज है, सबसे ज्यादा आपको एक बुक पढ़नी है और उस बुक को से ही सवाल पूछे जाएंगे, वो ऐसी बुक बनाई गई है। राइट। तो उसमें क्या है, वो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अदरवाइज पॉलिटी के भी सवाल वो एनसीईआरटी और कहीं और से जो ऑफिशियल गवर्नमेंट किताबें होती है वहीं से निकालता है, वो कहीं और नहीं जाता कि प्राइवेट पब्लिशर है उसका। राइट। सो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि मेरे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मेरे को जो किताबें चाहिए वो एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक में, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लक्ष्मीकांत है, मैं कोई और रेफरेंस बुक की बात नहीं कर रहा, मैं कोई स्पेक्ट्रम नहीं बोल रहा। स्पेक्ट्रम वो व्यक्ति पढ़े जिसको 2 साल में अपना सीडीएस निकालना है, या एनडीए निकालना है, या सीएपीएफ निकालना है 2 साल में, क्योंकि स्पेक्ट्रम इतनी मोटी किताब है। और ट्रेंड अगर देखोगे यूपीएससी का, तो ऐसा नहीं है कि स्पेक्ट्रम ना पढ़ के आपका हिस्ट्री सॉल्व ना हो, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो थोड़ा सा वो चीज को भी ध्यान रखो कि स्पेक्ट्रम, फिर इकोनॉमिक्स के लिए आपको रमेश सिंह बोल दिया, संजीव वर्मा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम को देख लो, फिर देखो कि बुक्स कौन सी होंगी, और मेरी कुछ वीडियोस पहले भी बनी हुई हैं, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए।
ठीक है। अब जो व्यक्ति जो है इन बुक्स को फॉलो कर रहा है, सिर्फ रेफरेंस बुक्स में लक्ष्मीकांत कह रहा हूं, बाकी और कोई नहीं कर रहा, इनको पढ़ रहा है, वो बच्चा जो है अच्छे से पढ़ रहा है, वो बच्चा सवाल ही नहीं पैदा होता कि एनडीए अगर मान लो गलती से नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि एनडीए में ये चीज नहीं पता, सीडीएस में उसका नहीं क्लियर हो, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, और सीएपीएफ में, राइट। अब ये जो है ना, अब ये किताबें अब मैं आपको बताता हूँ, बच्चों को पता होती है, ये नई चीज मैंने नहीं बताई, लेकिन ये जो किताब है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सिर्फ कहने की एनसीईआरटी है, 6ठी से लेकर 12वीं तक एनसीईआरटी पढ़ना कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी ये टास्क होता है, सिंपल होता है लेकिन बड़ा होता है, ठीक है, जिसमें आपको हर चीज को देखना पड़ता है, इसके लिए भी प्रोसेस होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हिस्ट्री के लिए, मैं छोटा सा आपको, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट कि कैसे पढ़नी है क्या करनी है, मैं तो आपको चीजें बता रहा हूं। जैसे मैं आपको एक डेमो बताता हूं, हिस्ट्री में जो एनसीईआरटी है आपके सामने, देखो ध्यान से देखना, हिस्ट्री में जो एनसीईआरटी है, ठीक है, हिस्ट्री में आपकी 6th की एनसीईआरटी है, आपके पास 7th की है, आपके पास 8th की है, और 9th और 10th की मैं साथ में ही लिखूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास 12th की एनसीईआरटीज है, ठीक है। अब ये जो मॉडर्न हिस्ट्री अगर हम लोग ले, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, अगर मेरे को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है एनसीईआरटी से, तो मैं ये किताब पकड़ लूंगा, ठीक है, और मैं इसमें जो मेरे पास थीम 3 है, थीम 3 उसको पकड़ लूंगा, समझ आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले थीम 3 को पढ़ूंगा, मैं थीम 3 को अच्छे से पढ़ लूंगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं 8th क्लास के एनसीईआरटी से निकाल के अपने नोट्स बना लूंगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है, थीम 3 जब आप रिवीजन करेंगे तो केवल आपको थीम 3 से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत आसान होता है, राइट। फिर मैं क्या करूंगा, मेरे को अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है तो एंशिएंट हिस्ट्री में मैं थीम 1 पकड़ लूंगा इधर से, और 6th क्लास की एनसीईआरटी एक्स्ट्रा जो भी होगा वो यहां पे डाल के अपनी एक एंशिएंट की किताब पक्की कर लूंगा, राइट। अब देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें बच्चे को पहली बात है, अगर उसने तैयारी शुरू की है, ठीक है, तो पहले तो उसको ये समझने में आ जाएगा कि कैसे कवर करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे मेंटोर का काम आता है, यहाँ पे मेंटोर आपको बताता है कि हमने इतना मेहनत किया है कंटेंट बनाने में, हमारा जितना भी कंटेंट है अभी पीडिया डिफेंस का, जितना भी सीडीएस एनडीए का कंटेंट है, दैट इज कंप्लीटली लाइक दिस, वी फॉलो दिस ओनली इन द मोस्ट कंसाइज मैनर, राइट। तो यहाँ पे हमारा काम आ जाएगा, जहां पे हम आपको सिर्फ एक नोट्स देंगे, और वो नोट्स किसके बेसिस पे होंगे, एनसीईआरटी के बेसिस पे, बट वो कंसाइज होंगे, उसमें आपको इतना सिर मारने की जरूरत नहीं है कि मैं 6 की भी पढूं, फिर 7 की भी पढूं, फिर 8 की भी, फिर 9 10th की भी पढूं। ये सारी चीजें, कौन सी सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें जो होंगी आपको कंसाइज मैनर में मिल जाएंगी, जो आती हैं एक्चुअल में, राइट। यहाँ पे तो यहाँ पे आप उनके पास जाइए, क्योंकि कोचिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, कोचिंग इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि वो आपका टाइम सेव करेंगी, वो आपको एक सही डायरेक्शन दे सकती हैं, बट वो दे सकती हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें कर रखी हैं। सो हमने क्या किया है, हमने ये सारी चीज़ को कंसाइज करके आपको इन चीज़ों पे पक्का कर दिया है कि हम फॉलो इन्हीं को ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा अपना जरिया है, हम अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, ताकि जो है आपका कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हो जाए। तो पहली गलती तो यही स्टूडेंट्स कर देते हैं, एनसीईआरटी रेफरेंस बुक नहीं पता तो बहुत ब्लंडर है, कोई बुक निकाल ली पाथ फाइंडर या कोई भी फलानी पब्लिकेशन की, पढ़ना शुरू कर दिया और बस बात खत्म। या तो ये गलती, या फिर ये कि एनसीईआरटी रेफरेंस बुक्स ठीक है समझ ली, किताबें खरीद ली, लेकिन फॉलो नहीं कर पाए। और तीसरी गलती ये कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करते हैं जो कि रिडंडेंट सिलेबस पढ़ा रहे हैं, वो सिलेबस जो आता ही नहीं है। तो ये 3-4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जो अल्टीमेटली एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो पहली गलती तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, बता दी आपको डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। अब दूसरा काम ये है मॉक टेस्ट। देखिए दूसरी चीज जो होती है दैट इज मॉक टेस्ट। मैं आपको मॉक टेस्ट के लिए इसीलिए कहता हूं, देखो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज है, ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, ये एक्चुअल टेस्ट कभी नहीं हो सकते, लेकिन अगर उसके करीब करीब भी ऐसे मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं ताकि आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिले। आई टेल यू, जब आपका एग्जाम होता है उससे पहले आप बहुत घबराए होते हैं, हम लोग बहुत घबरा जाते हैं, है ना, घबराए होते हैं, वो लगता है कि यार इतना मेहनत किया है क्या नहीं है, तो वो घबराहट आपकी कम होने करने की वजह मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट के आपको
थोड़ा रियल टाइम एक्सपीरियंस मिले, थोड़ा आइडिया मिल जाए, थोड़ा पता चल जाए कि कितने क्वेश्चंस मैंने करने हैं, कैसे करने हैं, किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करना है, 3 रीडिंग क्या होती है, 3 बार रीडिंग कैसे करनी है, पहली रीडिंग कितने टाइम में करनी है, कोई सवाल आता है उसमें आता है तो ठीक है, नहीं आता तो उसके सेंटी नहीं होना, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करके होती है मॉक टेस्ट के थ्रू, जो कि बच्चे नहीं करते। बच्चे ये सोचते हैं यार 2 घंटे का पेपर मैं मॉक टेस्ट में क्यों लगा रहा हूँ, और ऊपर से सीडीएस में तो 6 घंटे देने पड़ेंगे अगर कोई आईएमए का एस्पिरेंट है, ठीक है। तो अगर वो हर हफ्ते इस तरीके से करेगा उसका कितना नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, ये बहुत सही तरीका होता है, ये बहुत सही तरीका होता है टू अंडरस्टैंड अल्टीमेटली योर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, यहां से आपका दिमाग खुल जाता है कि कितना टाइम किसके लिए लगाना है। आपका जो थॉट्स हैं, आपका जो ब्रेन है, वो उसको ना शौक नहीं लगता एक्चुअल एग्जाम देख के, क्योंकि उसने आपने पहले ही मॉक टेस्ट 10 20 30 40 मॉक टेस्ट लगा रखे होते हैं। तो ये चीज जो है आप नहीं कर पाते, आपने नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं आपने 20 मॉक टेस्ट 30 मॉक टेस्ट नहीं प्रैक्टिस किए होंगे, टाइम पीरियड के अंदर नहीं प्रैक्टिस किए होंगे, हर हफ्ते प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, इसीलिए आप कहीं ना कहीं पीछे रह गए। आपने सिर्फ ये कोशिश किया कि मैं नॉलेज गेन करूं, उसको अप्लाई कैसे करना है वो उसमें कमी रह गई कहीं ना कहीं, क्योंकि अप्लाई तो मॉक टेस्ट में ही होती है। इसके अलावा तीसरा जो प्रॉब्लम है दैट इज स्टूडेंट्स का, वो है, वो मैं बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है, उसको मैं अभी बता देता हूं, इज रिवीजन। मैंने वही कहा कि स्टूडेंट क्या करते हैं, दे कीप ऑन एक्सपैंडिंग देयर होराइजन, कि हाँ चल ये बुक पढ़ ली, अरे वो भी बुक है और वो भी फलाने नोट्स है, ऐसा कर लेता हूँ, और 2-3 मॉक टेस्ट भी लगा लेता हूँ। 2-3 मॉक टेस्ट मतलब ज्यादा भी नहीं लगा रहे, 2-3 ही लगा रहे, फिर उसके बाद और कुछ बुक पकड़ लिया, एंड दे फॉरगेट कि मेरे को रिवाइज भी करना है भाई, मेरे को रिवाइज भी करना है। रिवीजन जो है आपके एक्चुअल एग्जाम से पहले, आपके एक्चुअल एग्जाम से पहले कम से कम 3 रिवीजन होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट ये रिवीजन वाला पार्ट भूल जाते हैं, वो यही सोचते हैं कि हमने 3 बार रीडिंग कर ली है। देखो भी और रिवीजन में फर्क होता है, ठीक है। जो आप यहां पे हमारे साथ जुड़ेंगे यू विल गेट टू नो, राइट। तो रिवीजन में कमी होने की वजह भी एक कारण बन जाता है आपका नहीं एग्जाम क्वालिफाई करना। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, इसके अलावा तो एक बहुत ही जबरदस्त चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, आप भी मानेंगे कि ये सच्चाई ही है, और वो सच्चाई ये है कि बच्चा जो है वो ये सोचता है कि 3 महीने के अंदर 3 मंथ्स 6 मंथ्स के अंदर आप CDS NDA CAPF क्वालिफाई कर देंगे। मैं आपको डीमोरलाइज नहीं कर रहा, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इट इज वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। बट हम लोग तो वो चीज देखेंगे जो एवरेज है, वो ऑन एन एवरेज हमें कितने मेजॉरिटी में देखने को मिल रही है, वो मेजॉरिटी में क्या देखने को मिल रहा है मैं आपको बताता हूँ। बच्चा क्या करता है, वो 3 महीने में सोचता है कि मैं 3 महीने की तैयारी करके NDA CDS CAPF क्वालिफाई कर दूंगा। 9 महीने का भी ये, 6 महीने का भी ये बच्चा सोचता है, ठीक है। बट ऐसा हो नहीं पाता, क्यों? क्योंकि ये एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, हाईली कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। अगर आप ये सोच के चलते हैं कि 3 महीने कोचिंग लगा के 6 महीने कोचिंग लगा के काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। अगर आपका अच्छा खासा बैकग्राउंड नहीं है, इफ यू हैव 10th 12th में आपने अच्छे पढ़ाई नहीं की है, आपने NCERTs नहीं पढ़ी हैं, आपने ये सोचा कि मेरे को ये NDA अरे नया अपॉर्चुनिटी है चले जाते हैं कोचिंग ले लेते, नहीं, ऐसा नहीं कि सुबह उठे और कोचिंग लेने चले गए। कोचिंग विल ओनली हेल्प यू आउट, विल गाइड यू, विल मोटिवेट यू, विल गिव यू द बेस्ट कंटेंट, बट इट विल नॉट मेक यू टू क्लियर द एग्जाम। क्यों? क्योंकि क्लियर एग्जाम तब होता है जब आपका कुछ आपने खुद अपनी तरफ से सेल्फ इनिशिएटिव लिया हो। वो कैसे? जब आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, पढ़ाई का बैकग्राउंड अच्छा होने से आप एग्जाम को 2-3 महीने, क्या मैं 2 महीने की गारंटी देता हूं कि 2 महीने में क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन बैकग्राउंड ही अच्छा नहीं है, आपने NCERT पढ़ी नहीं, भूल गए, आपको याद ही नहीं है कुछ, तो उसमें आपको कम से कम 6 महीने से ज्यादा टाइम लगेगा, 6 मंथ से ज्यादा टाइम लगेगा। बट ये स्टूडेंट क्या करते हैं, इस टाइम पे 2 महीने लगा दिया और दे कीप ऑन फेलिंग। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हर 6-6 महीने के अंदर अंदर तो एग्जाम आता है NDA CDS का, तो उसमें क्या एक बार एग्जाम को पढ़ लिया, ठीक है, पेपर दे दिया, 2 महीने
पहले ही पेपर 2 महीने तक तैयारी की, पेपर दिया, उसके बाद 1-2 महीने ऐसे ही चले जाते हैं रिजल्ट का वेट करते हुए। फिर जब सामने अगला सीडीएस आ जाता है या इंडिया आता है तो उसमें आप तैयारी करते हो, फिर अगेन 2 महीने की तैयारी होती है। आप कंसिस्टेंटली तैयारी नहीं कर रहे थे, इसी वजह से कहीं ना कहीं आप फेल हुए। 2 महीने 4 महीने में कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। इनफैक्ट क्लर्क का एग्जाम आज के टाइम पे 2 महीने में नहीं क्वालिफाई कर पाओगे अगर कभी पढ़ा ही नहीं है। ये तो तब भी यूपीएससी एग्जाम है। तो सीरियसनेस, सिंसेरिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा तो ये तो भैया सच्चाई है, ये आप मान के चलिए, ये सच्चाई है। 2-4 महीने में आप नहीं क्वालिफाई कर सकते हो, 2-4-6 महीने में नहीं क्वालिफाई होता। प्रोवाइडेड दैट यू हैव अ बैकग्राउंड, देन इट इज़ डूएबल। बट इफ़ यू आर कंप्लीटली न्यू, आपको पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, कोचिंग ज्वाइन किया हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो वो ख्याली पुलाव जो है वो बनाने का कोई पॉइंट नहीं बनता इस सिचुएशन में। इसके अलावा मैं आपको यही बताऊंगा लास्ट पॉइंट कि बच्चे जो है मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट, बट उसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो क्यूज का बनता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बनता है। सो बच्चे जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो नहीं करते, दे नेवर लुक फॉर कि हाँ प्रीवियस ईयर में कैसा सवाल आया है। अगर आप देखें एक टीचर या मेंटोर कौन होता है जिसको पता होता है कि पीवाईक्यूज में कैसे कैसे सवाल आए हैं, राइट? तो उस सवाल को एनालाइज करके, चेक करके, जज करके वो अगले की स्ट्रैटेजी के लिए बच्चों को बताता है कि अगले कैसे करना चाहिए। ये चीज़ जो है ये मेंटोर का ही काम नहीं होता, ये आपका खुद का भी काम है। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो ना, मॉक टेस्ट से ज़्यादा एम्फसाइज पीवाईक्यूज को भी दो, राइट? कि आप जब कोई सिलेबस कंप्लीट करते हो, आपने मान लीजिए कोई एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ ली, ठीक है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस खत्म कर लिया, राइट? अब क्या करो, बीच में पीवाईक्यूज भी करो। लेकिन स्टूडेंट पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करता, वो सोचता है यार पीवाईक्यू में तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, लैंग्वेज ही मुश्किल लग रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे यही लैंग्वेज को आपको फेस करके आंसर निकाल के क्लियर होगा एग्जाम। तो पीवाईक्यू बच्चे नहीं कर रहे, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। दे डू नॉट हैव एनी, दे हैव नो आइडिया अबाउट सॉल्विंग द पीवाईक्यू। सी यूपीएससी में ऐसा नहीं होता कि एब्सोल्यूट आंसर होता है कि हाँ ये आ गया, वो फैक्ट फिगर वाले आंसर होते हैं। बट यूपीएससी में ज्यादातर सवाल जो पूछे जाते हैं वो होते हैं मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन वाले। आपको 4 ऑप्शन देखने होते हैं, उसमें देखना होता है सबसे सही ऑप्शन कौन सा है, सबसे सही, मतलब बिल्कुल सही नहीं, सबसे सही। तो ये एटीट्यूड आप डेवलप करते पीवाईक्यू से, लेकिन ये चीज मिसिंग होती है स्टूडेंट्स के पास, ठीक है? ये चीज नहीं होने की वजह से वो कहीं ना कहीं एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, राइट? सो ओवरऑल मैंने आपको सारी पिक्चर क्लियर कर दी कि सबसे पहली तो बात यह है भैया कि अपना सोर्स जो है सही होना चाहिए। अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म वो सोर्स प्रोवाइड कर रहा है जहां से सवाल आते हैं, फॉलो दैट प्लेटफॉर्म। बट अगर नहीं कर रहा है तो आप वहां पे टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? अपना भी ज्ञान लगाओ, अपना भी ध्यान लगाओ कि मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ, अपने दम पे पढ़ लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मेंटोरशिप आती है काम में, क्योंकि जो मेंटोर्स होते हैं उन्होंने खुद देखा होता है कि कहाँ से एग्जाम आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चलो वो वैसा कंटेंट तैयार करें, क्योंकि वी ऑल्सो वांट रिजल्ट, वी ऑल्सो वांट कि हमारे बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करें। इसके अलावा हमने यही बात की कि मॉक टेस्ट बच्चे सीरियसली देते नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते कि पिछला आया हुआ है तो दोबारा थोड़ी आएगा। बट वो सिर्फ उस नॉलेज के लिए नहीं इंपॉर्टेंट होता, माइंडसेट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट चीज जो मैंने आपको बताई, दैट इज स्टूडेंट ऑलवेज थिंक वन थिंग कि मेरा 2 महीने में कोचिंग लिया और मैं बन गया अपना लेफ्टिनेंट इन द आर्म्ड फोर्सेस, मेरी तो भैया पासिंग आउट परेड हो रही है, मेरे माँ बाप बड़े खुश हो रहे हैं, मैं अपने पिताजी को सल्यूट मार रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो ख्याली पुलाव है ये जनरली बच्चे बना रहे हैं, जिसकी वजह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, ठीक है? सो सीधी रियलिटी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। आपको अगर थोड़ा बुरा लगा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो है तो रियलिटी। आपको या तो आपके फ्यूचर में सामने ही चीज़ आ जाएगी ये, या फिर आप नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ सामने आ जाए, तो आप आज थोड़े से सतर्क हो जाओ, ठीक है? चलिए, जय हिंद,